जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। ईओ, आरओ, सीईटी और राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तो राजस्थान का जो है अध्ययन, उसकी तैयारी करने वालों को फायदा मिल सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन दो टॉपिक कर लिए थे, राजस्थान के प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, और दूसरा टॉपिक अपन ने कर लिया था राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं या पूरी राजस्थान की जलवायु की मुख्य मुख्य बातों को अपन ने शामिल कर लिया था। आज अपने अध्ययन का विषय है राजस्थान की प्रमुख नदियां और झीलें, जिसको राजस्थान का कुआं तंत्र भी कह सकते हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियां और झीलें। राजस्थान की नदियां और झीलें। और झीलें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की नदियों की। तो नदियों के अंतर्गत अपन शामिल कर सकते हैं राजस्थान का पोवा तंत्र। राजस्थान का अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र का मतलब ये हो गया कि नदियां जिस क्षेत्र में पूरा बहती है और उस पूरे क्षेत्र को समेटती है, वो किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा? नदी का अपोहा तंत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो राजस्थान में नदियों के हिसाब से जहां पर नदियों का संगम होता है और जहां जाके नदियां गिरती है, उस हिसाब से राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक नदी तो जाती है, एक तो सबसे पहले अंतः प्रभावी क्षेत्र, अंतः प्रवाही नदियां। वो नदियां जो क्या है कि किसी समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है और भूस्थल के अंतर्गत ही उनका विलीन हो जाता है, या क्या है कि रेत में खो जाती है, वो क्या कहलाती है? यानी जो नदियां समुद्र में अपना जल नहीं लेके जाती है, उसको अपन क्या कह सकते हैं? अंतः प्रवाही नदियां कह सकते हैं। तो राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियों के अंतर्गत अपोहा तंत्र का कितना प्रतिशत भाग आता है? 60% भाग किसके अंतर्गत शामिल होता है? अंतः प्रवाही नदियां तंत्र के अंतर्गत शामिल होता है। तो राजस्थान के अपोहा तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अंतः प्रवाही नदी तंत्र, जिसको कह सकते हैं वो अपोहा तंत्र है, जिसके अंतर्गत 60% नदियां शामिल होती है। तो ये अपने को बात ध्यान में रखनी है कि 60% नदियां इसके अंतर्गत आती है। और अंतः प्रवाही जो नदी तंत्र है, इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य नदियां कौन सी है? अब इसकी बात करें तो प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां इसके अंतर्गत कौन कौन सी शामिल है? तो सबसे पहले तो है घग्गर। पूरे भारत की अगर बात करें तो सबसे जो है सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? पूरे भारत के अंतर्गत घग्गर नदी ही है। और पूरे राजस्थान के अंतर्गत बात करें जो राजस्थान में निकलती है और राजस्थान में विलीन हो जाती है, तो वो क्या कौन सी नदी है? कांतली। और कांतली नदी खंडेला सीकर से निकलती है और झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। और इसके अपोहा तंत्र, इसका जो जिस क्षेत्र में कांतली नदी प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, कांतली। तीसरी हो जाएगी साबी, चौथी हो जाएगी रूपनगढ़, और पांचवी हो जाएगी, इसको रूपा रेल कह सकते हैं, रूपा रेल। और पांचवी नदी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी बाणगंगा। तो अंतः प्रवाही जो तंत्र है उसके अंतर्गत मुख्य मुख्य नदियां कौन कौन सी शामिल हो जाती है? और एक जैसलमेर के अंतर्गत बहने वाली जो नदी है काकनी, काकनी नदी भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में है, वो लगभग क्या है कि अंतः प्रभावी तंत्र उसमें होता है। जैसे घग्गर है, कांतली है और काकनी है, ये किसके अंतर्गत शामिल होती है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में। और ये वाली साबी, रूपारेल और बाणगंगा है, ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान में शामिल होती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत शामिल होती है, यानी अलवर जयपुर वाले भाग के अंतर्गत ये शामिल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंतः प्रवाही मुख्य नदियां हैं वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत शामिल है और दूसरी उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत शामिल है। एक अंतः प्रवाही नदी तंत्र का सुंदर उदाहरण है सांभर झील। सांभर झील,
तो सांबर झील के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां अगर गिरती है तो उसमें खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा आदि नदियां गिरती है। तो कौन कौन सी नदियां हो जाएगी शामिल? खारी, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, मेंथा, रूपनगढ़, और ये नदियां किसके अंतर्गत गिरती है? एक खंडेला। ये नदियां किसके अंतर्गत गिरती है? सांबर झील के अंतर्गत गिरती है। तो ये भी क्या किसका अपने पास उदाहरण हो जाएगा? सांबर झील भी अंतः प्रभावी नदी तंत्र का ही एक उदाहरण है। तो अब अगर बात करते हैं तो ये प्रमुख नदियां कौन कौन सी होगी? अंतः प्रभावी नदियों के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरती है? तो 60% अपवाह तंत्र किसके अंतर्गत शामिल होता है? अंतः प्रभावी नदी तंत्र के अंतर्गत शामिल होता है। कौन कौन सी मुख्य नदी है? घग्गर, कांतली और काकणी तो किसकी हो जाएगी? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की हो जाएगी। और साबी, रूपारेल और बाणगंगा उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत इसको शामिल कर सकते हैं। और सांबर झील के अंतर्गत है जो अजमेर, नागौर और जयपुर की सीमा पर पड़ती है सांबर झील। इसके अंतर्गत खारी, मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला आदि प्रकार की जो नदियां है वो आकर इसके अंतर्गत गिरती है। ये सब किसका उदाहरण है? अंतः प्रभावी नदी तंत्र का उदाहरण है। और पूरे राजस्थान के अंदर नदी तंत्र की अगर बात करें या अपवाह तंत्र की बात करें तो सबसे बड़ा अंतः प्रभावी नदी तंत्र ही है या अंतः प्रभावी अपवाह तंत्र है। सेकंड नंबर पे अपने पास सबसे बड़ा दूसरा नदी तंत्र है वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। यानी कि जो नदियां अपना जल राजस्थान से होकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है वो क्या कहलाएगी? अपने पास है बंगाल की खाड़ी की नदी तंत्र कहलाएगी। यानी किसी भी तरीके से उस नदी का जल है वो बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा है, यमुना से होकर गंगा में होते हुए, तो वो कौन सी नदी कहलाएगी? बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र के अंतर्गत शामिल होंगी। और उसमें पूरे राजस्थान का 23% क्षेत्र शामिल है। यानी पूरे अपवाह तंत्र का कितना भाग इसके अंतर्गत आता है? 23% इसके अंतर्गत आता है। और कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है? मुख्य नदियों की बात करें तो सबसे बड़ा नदी तंत्र तो है इसमें चंबल, दूसरी बड़ी है बनास और उसकी सहायक, तीसरी हो जाएगी बेड़च और चौथी हो जाएगी गंभीर। और भी छोटी बड़ी नदियां पर तो मुख्य रूप से ये नदियां अपने पास सम्मिलित हो जाएगी। तो अंतः प्रभावी नदी तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदियां है? 60% हिस्सा आता है। और कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है? लगभग कौन सा भाग आता है? उत्तरी पश्चिमी भाग आता है। एक तो उत्तरी और पश्चिमी भाग आता है और दूसरा मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी भाग इसमें अंतर्गत शामिल होता है अंत्य प्रभावी में। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कौन सा भाग सम्मिलित हो गया। और इसमें लगभग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी सम्मिलित होता है, जिसके अंतर्गत तोरावाटी वाला क्षेत्र भी आ गया, कांतली के अंतर्गत घग्गर भी इसके अंतर्गत शामिल हो गया और गोडवाड़ा भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। इस वाले में भाग में ये शामिल हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत चंबल, बनास, बेड़च और गंभीरी नदियां मुख्य रूप से शामिल हो जाएगी। और तीसरा नदी तंत्र का उदाहरण अपने पास बनता है अरब सागर का नदी तंत्र। यानी जो किसी भी तरीके से अपना जल है वो अरब सागर के अंतर्गत पहुंचाती है या फिर अरब सागर की जो खाड़ियां हैं उसके अंतर्गत अपना जल डालती है। तो अरब सागर अपवाह तंत्र। और ये कितने प्रतिशत है? टोटल उसका जो राजस्थान का 100% अपवाह तंत्र है उसका 17% कौन घेरता है? अरब सागर वाले अपवाह तंत्र घेरता है। और इसमें सबसे बड़ी नदी है लूनी, और लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र गोडवाड़ा कहलाता है। जितनी भी लूनी और उसकी सहायक नदियां वो उसमें शामिल हो जाएगी। एक हो जाएगी पश्चिमी बनास और दूसरी पश्चिमी बनास और तीसरी नदी हो जाएगी इसमें साबरमती और चौथी हो जाएगी सूकली नदी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। और एक महत्वपूर्ण नदी इसके अंतर्गत और हो जाएगी माही। तो मुख्य रूप से ये नदियां क्या है कि इसमें सूकली को अगर हटा दें तो 4 मुख्य रूप से सूकली अंदर ही रह जाती है। तो 4 हो जाएगी लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माई नदी इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। तो अरब सागर जो किसी भी तरीके से अपना जल है वो राजस्थान से होते हुए अरब सागर में पहुंचाती है, वो अरब सागर के अपवाह तंत्र का उदाहरण हो जाएगी। 17% इसके अंतर्गत शामिल होती है लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। इसमें लूनी तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की नदी होगी और बाकी पश्चिमी बनास ये दक्षिण की नदी हो गई, दक्षिण की हो गई। और साबरमती और माई को अपन क्या कह सकते हैं?
दक्षिण पूर्व या प्योर दक्षिण की नदी हो जाएगी, दक्षिण भाग की नदी शामिल हो जाएगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। अंतः प्रवाही नदी तंत्र जिसके अंतर्गत 60% हिस्सा आता है। घग्गर, कांतली, काकनी, साबी, बाणगंगा और रूपारेल ये मुख्य रूप से नदियां शामिल हो जाती है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से 23% इसमें अंदर कुल अपवाह का तंत्र आता है। और चंबल, बनास, बेड़च और गंभीर नदी इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। अरब सागर अपवाह तंत्र के अंतर्गत 17% अपना आता है अपवाह तंत्र का। उसमें लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माई नदियां सम्मिलित हो जाती है। ये अपने को मुख्य रूप से 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है, ये अपने को ध्यान रखना है। और किस क्षेत्र की नदियां शामिल हो रही है ये भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें जो नदी शामिल हो रही है वो हो रही है अपने अरावली के पश्चिम वाली मुख्य रूप से, तो और कुछ भाग उत्तरी पूर्व की तरफ जो अरावली का भाग है वो वाली भी इसके अंतर्गत शामिल हो रही है। और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी मुख्य रूप से नदियां अपने पास शामिल हो जाएगी। और अरब सागर के अंतर्गत अपने पास दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण की नदियां सम्मिलित हो जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है किस साइड की नदियां हैं और किस क्षेत्र की नदियां हैं। राजस्थान का जो चार और 5 भागों में बांटा गया है, वैसे 4 भागों में बांटा गया पूरे राजस्थान को। अगर भौतिक प्रदेश के हिसाब से रखें तो हम उसी हिसाब से भी दोबारा इनको थोड़ा उनका व्यू ले लेंगे। तो ये मुख्य मुख्य नदियां सम्मिलित हो गई है। आगे अपन और राजस्थान के जल से लेकर को महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तो कितने प्रकार का अपवाह तंत्र था, और एक जल वाला छोटा सा फैक्ट लेकर के और फिर राजस्थान को कितने अपवाह में बांटा गया है, कौन कौन सा अपवाह इसका उदाहरण है, वो अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अगर जल की बात तो कर ही रहे हैं, जैसे नदियों की बात कर रहे हैं तो अपने जल की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत कुल सतही जल कितना है, जल की बात कर रहे हैं तो 1 नंबर पॉइंट हो जाएगा राजस्थान में कुल सतही जल, यानी कि सतह के ऊपर भूपृष्ठ पर जो जल है उसकी मात्रा राजस्थान के अंतर्गत है कितनी है। तो पूरे भारत का 1.16% जल राजस्थान के अंतर्गत है उपलब्ध है। अपन कह सकते हैं कि पूरे भारत का जो स्थायी जल है वो राजस्थान के अंतर्गत कितना है, 1.16% हिस्सा है। और अगर भूभाग की बात करें तो पूरे राजस्थान का भाग पूरे भारत में 10.41% क्षेत्र घेरता है, और जल यहाँ पर कितना है 1.16% है। तो यहाँ पर जल की मात्रा का अगर रेशियो की बात करें तो बहुत कम है। अगर पूरे भारत की बात करें तो राजस्थान में कुल सतही जल का 1.16% जल रखता है। और राजस्थान में भूजल कितना रखता है, राजस्थान में कुल भूजल, राजस्थान में कुल भूजल है वो कितना है, तो वो 1.69% है। यानी पूरे भारत का जो भूजल है 100%, उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है 1.69% है। और भूपृष्ठ का जो जल है उसमें 1.16% हिस्सा है। ये अपने को 2 चीज याद रखनी है। आगे अगर बात करें तो कुल राजस्थान में नदी बेसिन कितने हैं, राजस्थान में कुल नदी बेसिन, कुल नदी बेसिन का मतलब हो गया कि जो नदी के आर बार का जो जलग्रहण वाला क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, नदी बेसिन के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 15 नदी जल बेसिन है, ये आप अपने को याद रखना है। तो राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं, 15। राजस्थान में कुल 15 नदी बेसिन है। और उप बेसिन कितने हैं, इसी ये जो 15 है इसको मुख्य रूप से अन्य भागों में भी बांटा गया, वो उपजल बेसिन हो जाएंगे। वो किस में हो जाएंगे, उपजल बेसिन, उपजल बेसिन। तो राजस्थान में उपजल बेसिन की संख्या कितनी है, 58 है। ये अपने को फैक्ट ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि राजस्थान के नक्शे के अंतर्गत और नदी जल बेसिन की बात करें तो ये 15 नदी जल बेसिन कौन कौन से है, ये महत्वपूर्ण है। इनको तो अपने को याद रखना ही पड़ेगा। महत्वपूर्ण नदियों है, इसमें क्या है कि 15 महत्वपूर्ण नदी भी याद हो जाएगी साथ में, और अपने को 15 नदी जल बेसिन भी अपने पास है याद हो जाएंगे, किस क्षेत्र में पड़ता है और किस प्रकार से पड़ता है, इसकी अगर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन सबसे बड़ा भाग है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके अंतर्गत कौन कौन से नदी बेसिन सम्मिलित होते हैं। तो उत्तर पश्चिम,
उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिसको कह सकते हैं वो भाग किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से नदी बेसिन आते हैं? तो अगर अपन इसमें इसके अंतर्गत बात करते हैं तो अपने पास कौन सा हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा हो जाएगा? घग्गर बेसिन सम्मिलित हो जाएगा। और दूसरा इसी भाग के अंतर्गत बात करते हैं तो शेखावटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन, क्योंकि शेखावटी अंत प्रवाही जो क्षेत्र है उसमें बहुत सी क्या है कि छोटे छोटे नदी नाले हैं, वो सम्मिलित होकर के क्या कहलाते हैं? शेखावटी बेसिन कहलाते हैं। एक तो घग्गर बेसिन हो जाएगा, दूसरा इस क्षेत्र में शेखावटी बेसिन हो जाएगा, और तीसरा इसमें ऊपर से बात करें तो लूणी बेसिन हो जाएगा। लूणी बेसिन इसके अंतर्गत है सम्मिलित हो जाएगा। अगर चौथा इसके अंतर्गत बात करते हैं तो जालोर के अन्य नाले, चौथा हो जाएगा इसमें जालोर के अन्य नाले, यानी जालोर में पहाड़ियां हैं कुछ क्षेत्र में, और उन पहाड़ी भागों में क्या है कि छोटे छोटे नदी नाले निकलते हैं, वो एक प्रकार से अपना अलग से बेसिन बनाता है। तो ये कौन कौन से सम्मिलित हो जाएंगे? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम को मिलाकर के ये 4 बेसिन अपने पास सम्मिलित हो जाते हैं। अब दक्षिण पश्चिम और दक्षिण, एक तो दक्षिण पश्चिम का भी कुछ भाग हो जाएगा, और दक्षिण के अंतर्गत कौन से नदी बेसिन सम्मिलित हो जाते हैं? 4 तो इसके अंतर्गत शामिल हो गए। अब पांचवा है सूकली नदी बेसिन। पांचवा है सूकली। सूकली नदी निकलती है और गुजरात में चली जाती है। ये भी एक नदी बेसिन का उदाहरण है। सूकली, साबरमती, छठा हो जाएगा साबरमती। ये सब दक्षिण के उदाहरण है, वैसे तो इसको अपन दक्षिण का ही नदी बेसिन कह सकते हैं, और थोड़ा बहुत भाग दक्षिण पश्चिम में भी आता है। दक्षिण व दक्षिण पश्चिम का अपन इसको कह सकते हैं, साबरमती। और सातवां हो जाएगा पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। और आठवां हो जाएगा माही। माही भी दक्षिण का उदाहरण है। तो ये अपने पास कितने नदी बेसिन हो गए? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के ये हो गए, और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के ये हो गए। टोटल कितने हो गए अपने पास? 8 नदी बेसिन ये हो गए। और उसके बाद में अगर बात करते हैं उत्तर पूर्व की, उत्तर पूर्व व पूर्व, उत्तर पूर्व और साथ में पूर्व वाले, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हो जाएगी? ये अगर अपन बात करते हैं तो उसमें हो जाएगी अपने पास साबी, रूपारेल, बाणगंगा और गंभीर। साबी नदी बेसिन, ये नदी बेसिन लिख सकते हैं, बेसिन। साबी बेसिन। नौवां हो जाएगा, 10वां हो जाएगा रूपारेल बेसिन। 11वां हो जाएगा बाणगंगा। बाणगंगा बेसिन। और 12वां हो जाएगा पार्वती बेसिन। और 13वां हो जाएगा गंभीर बेसिन। ये पूर्व और उत्तर पूर्व की नदियां इन बेसिन के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी। अब अपने पास 2 बेसिन बचते हैं, वो हो जाएंगे दक्षिण पूर्व के। दक्षिण पूर्व के, दक्षिण पूर्व के अंतर्गत अपने पास एक तो हो जाएगा चंबल बेसिन। 14वां हो जाएगा चंबल बेसिन। और 15वां हो जाएगा बनास बेसिन। बनास और उसकी सहायक नदियां मिलकर के बनास बेसिन। अब ये तो हो गए मुख्य रूप से 15 बेसिन। और कुछ क्षेत्र क्या है कि उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में ऐसा भी है जहां पर कोई बेसिन नहीं है, और वो वहां पर कोई नदियां है ही नहीं, तो उस बेसिन को भी एक नाम दिया गया है बाह्य बेसिन।
बाह्य बेसिन उसको नाम दिया गया है। अब अगर राजस्थान के नक्शे के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, राजस्थान के नक्शे के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो घग्गर बेसिन तो कहां पर हो जाएगा, ये वाला भाग किसके अंतर्गत आ जाएगा, घग्गर बेसिन। और दूसरा शेखावटी, ये वाला भाग किसके अंतर्गत आ जाएगा, शेखावटी बेसिन के। इसको अपने एक नंबर कह सकते हैं, नंबर वाइज डाल सकते हैं, नक्शे के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान में ले लेते हैं। और ये वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत हो जाएगा, लूणी बेसिन के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। और ये वाला जालोर के अन्य नाले के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। बाकी ये जो क्षेत्र बचा हुआ है जिसके अंतर्गत कोई बेसिन नहीं है, ये बाह्य बेसिन के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, बाह्य बेसिन। अब अगर और बात करते हैं तो साबी, तो ये यहां पर क्या है कि जयपुर वाला और कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत साबी बेसिन के अंतर्गत आ जाएगा। ये अगर बात करते हैं तो 9 नंबर यहां आ जाएगा। और उसके बाद रूपा रेल, ये भी क्या है कि यहां से निकलती है जयपुर से, ये 10 नंबर यहां हो जाएगा रूपा रेल। और बाणगंगा भी जयपुर से है और ये यहां पर 11 नंबर हो जाएगा। और पार्वती बेसिन ये यहां पर 12 नंबर और गंभीरी बेसिन भी यहां पर 13 नंबर हो जाएगा। और ये सुकली बेसिन ये यहां पर पड़ता है, सुकली ये अपने पास हो जाएगा 5 नंबर। और साबरमती ये इसी के पास में साबरमती 6 नंबर। और उसके बाद में पश्चिमी बनास ये यहां पर 7 नंबर। और ये पूरा का पूरा नीचे वाला क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, 8 नंबर माई बेसिन। और इसके बाद ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाएगा, 14 नंबर चंबल बेसिन। और ये बाकी जो क्षेत्र है किसके अंतर्गत आ जाएगा, पूरा का पूरा ये बनास बेसिन के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से नदी बेसिन हो गए जो कहां कहां पड़ते हैं। अपने को इसकी स्थिति और दिशा सबका अंदाजा इस क्षेत्र से हो जाता है भी कौन सा नदी बेसिन कहां पर पड़ता है। और ये जो महत्वपूर्ण नदियां ये इनके बारे में अपन क्या है कि जैसे घग्गर बेसिन के बारे में, शेखावटी के बारे में, लूणी के बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ के आ भी चुके हैं। जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन किया था तब इनकी बहुत सी बातों को अपनों ने समेटने का प्रयास किया था। अब क्या है कि नदियों को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और जो उनकी सहायक नदियां हैं वो उनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो है अगला चैप्टर, उसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत मुख्य रूप से अपने पास कौन सी नदी आती है, सबसे पहला नाम आता है लूणी नदी का। अब अपन पढ़ते हैं लूणी नदी के बारे में भी, लूणी नदी क्या है। अब अपन बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान है जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी अपने पास लूणी है। और ऐसा कोई भी अगर बात करें तो पेपर ऐसा नहीं है जिसके अंतर्गत लूणी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न न पूछा गया। अगर नदियों में पूछा गया है तो लूणी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक बड़े क्षेत्र को कवर करती है। और इस क्षेत्र की जिस क्षेत्र के अंतर्गत है जहां नदी अस्तित्व में कम है, यानी मरुस्थल के अंतर्गत एक गंगा के रूप में ये मानी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लूणी की। अपने को पता है कि राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण नदी अपने पास कौन सी है, लूणी नदी है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं लूणी। लूणी को और क्या कहते हैं, और कहते हैं सागरमती, और इसको क्या कह सकते हैं, मरुगंगा, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, आधी मीठी आधी खारी। यानी कि इसका जल है वो बालोतरा तक तो मीठा और बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। तो आधी मीठी आधी खारी। और इस नदी को अंतः सलीला भी कहा है, अंतः सलीला। अंतः सलीला किसने कहा इस नदी को, कालिदास ने कहा है। कालिदास ने इसको क्या है कहा है, अंतः सलीला भी इस नदी को कहा है। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से इसके क्या क्या नाम हो गए, लूणी, साबरमती, मरुगंगा, आदि मीठी, आदि खारी, अंतः सलीला किसने कहा है, कालिदास ने कहा है। ये इस नदी के मुख्य नाम हो गए। और इसको ये किस क्षेत्र में बहती है ये अपने को पता ही है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत ये बहती है। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण बात आती है कि इसको उद्गम कहां से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उद्गम। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में अपन सीधी बात कर रहे हैं। तो उद्गम कहां से होता है, नागपहाड़। नागपहाड़ अजमेर से होता है। जिला कौन सा है, अजमेर से
होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब क्या है कि एक साकी स्थान है पुष्कर के पास में, साकी पुष्कर, तो एक पार्ट इसका जो लूणी का है ये साकी स्थान पुष्कर से निकलता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं, सागरमती कहते हैं, सागरमती। और एक पार्ट इसका दूसरा और निकलता है और इसको बोलते हैं सरस्वती, सरस्वती। और ये कहां से निकलता है, गोविंदगढ़ पुष्कर से निकलता है, गोविंदगढ़ पुष्कर, यानी कि साकी से निकलता है तब इसको सागरमती कहते हैं। और एक सरस्वती जो गोविंदगढ़ पुष्कर से निकलती है, दोनों छोटे छोटे नाले हैं और ये दोनों नाले जाकर के नागपाड़ के पास, नागपाड़ अजमेर में ये किसका रूप बन जाता है, लूणी नदी का रूप बन जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि उद्गम कहां से होता है, नागपाड़ अजमेर से होता है। इसको सागरमती क्यों कहते हैं, क्योंकि साकी स्थान है वो पुष्कर से वहां से निकलता है, तब इसको सागरमती कहते हैं। और एक सरस्वती नाम का एक और जो छोटा नाला है वो भी गोविंदगढ़ पुष्कर से निकलता है। जब साकी, साबरमती और सरस्वती दोनों मिलती है तब क्या बन जाती है, लूणी बन जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और तीसरा इसमें फैक्ट हो जाता है, संगम कहां होता है। संगम मतलब कहां जाकर के ये खत्म होती है या इसका एंड कहां पर होता है, किस में जाकर के मिलती है। तो ये किस में जाके मिलती है, कच्छ के रण, कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी का ही कच्छ का रण एक भाग है, वहां जाकर ये विलीन हो जाती है। और कच्छ की खाड़ी है वो अरब सागर से जुड़ी हुई है। तो ये कच्छ जिला है कहां का, गुजरात का, यहां जाकर ये कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत मिल जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई, क्या क्या इसके नाम है, इसका उद्गम कहां से होता है और इसका संगम कहां पे होता है। अब इसका महत्वपूर्ण फैक्ट में बात होती है लंबाई की। लंबाई, तो इस नदी की लंबाई है वो 495 किलोमीटर मानी गई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर स्क्वायर नहीं, 350 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई मानी जाती है। कुछ किताबों में 320 भी दे रखी होगी, परंतु 350 इसकी मानक मानी जाती है। और टोटल लंबाई इसकी 495 किलोमीटर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसका प्रवाह कैसे होता है, प्रवाह में अपने को याद रखना है 6D, यानी 6 जिलों के अंतर्गत बहती है। ये अपने को ध्यान में रखता है। कहां से उद्गम होती है, अजमेर से उद्गम होती है। तो सबसे पहले अजमेर, अजमेर से फिर ये जाती है नागौर में, नागौर में, नागौर से फिर पाली, पाली में थोड़ी सी जाती है, सीमा के ऊपर ही बहती है पाली में। और पाली से जोधपुर की सीमा, दोनों के आसपास ही बहती है। मुख्य रूप से अजमेर में बही, फिर नागौर में, फिर पाली और फिर जोधपुर, जोधपुर और जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अजमेर में, फिर नागौर में, फिर पाली में, फिर जोधपुर में, फिर बाड़मेर में और फिर जालोर के अंतर्गत ये बहती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 6D अपने को ये तो ध्यान में रखना ही है। और ये एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें ये जोधपुर तक बहती है, तब तो ये क्या है कि इसकी जो धारा है वो पतली होती है और उसके जोधपुर के बाद में इसका पाट चौड़ा हो जाता है, पाट चौड़ा, यानी जोधपुर जिले के बाद में इसका पाट क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। पहले तो ये क्या है कि जैसे इसकी जो चौड़ाई है ना, पहले तो इसकी कम होती है जैसे चौड़ाई, और जोधपुर जिले के बाद में ये फैल जाती है। तो इसका पाट क्या हो जाता है, जोधपुर के बाद में चौड़ा हो जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। और जो अपना स्थान है बालोतरा, बालोतरा वो क्या है कि काफी नीचा है, इसका जो पाट है उससे भी नीचा है। तो जब क्या है कि इस क्षेत्र में, अजमेर क्षेत्र में जब ज्यादा बारिश होती है तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसका बनता है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। सहायक नदियां,
सहायक नदियों में अपने को क्रम से याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन सी मिलती है। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इसको जब लिख रहे हैं उसी समय इसको क्रम में ले लेते हैं। तो सबसे पहले है जोजड़ी। जोजड़ी, जोजड़ी है, ये नागौर से निकलती है और ये इसके बाएं किनारे पर मिलती है, दाएं किनारे से मिलती है, ये दाएं किनारे से मिलती है। बाकी सारी की सारी बाएं किनारे से है, ये दाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहले यही मिलती है जोजड़ी। ये अपने को क्रम से ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सी नदी इसके अंतर्गत मिलती है, जोजड़ी मिलती है। और जो क्या है कि और सब नदियां हैं वो बाईं किनारे से मिलती है और ये दाईं किनारे से मिलती है। उसके बाद में, इसके बाद में जो दूसरी है वो उसके अंतर्गत बांडी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? बांडी। बांडी। और बांडी नदी के बारे में क्या है कि बांडी की एक सहायक नदी और है गुइया। गुइया, तो अगर हिसाब से देखें तो गुइया उसके अंतर्गत पहले मिलती है, यानी कि जब जो उसका उद्गम वाला स्थान है वहां से सबसे पहले गुइया निकलती है। गुइया मिलती है बांडी के अंतर्गत और बांडी जाके मिलती है लूणी के अंतर्गत। तो जैसे मान लो ये वाला स्थान है ना, जैसे ये वाली लूणी नदी है, तो यहां पर बहती है बांडी, यहां से तो ये आके मिल गई जोजड़ी, और यहां पर बहती है बांडी, और बांडी के अंतर्गत यहां पे आके कौन सी मिलती है? ये गुइया नदी है, गुइया, और ये फिर बांडी है। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसको अपन क्या बोलेंगे? बांडी नदी बोलेंगे। परंतु बांडी नदी के अंतर्गत पहले इस साइड से आकर गुइया मिलती है। तो क्या है कि अगर ऑप्शन में नाम आए तो जोजड़ी सबसे पहले हो गई, उसके बाद में गुइया, उसके बाद में बांडी हुई। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दूसरे नंबर पे अपने पास हो जाएगी बांडी और गुइया। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर पर अपने पास आ जाती है सूकड़ी। तीसरी नदी उसके अंतर्गत कौन सी मिलती है? सूकड़ी नदी मिलती है। जैसे ये लूणी है, लूणी के अंतर्गत पहले गुइया, बांडी और ये जोजड़ी, और फिर तीसरी अपने पास कौन सी नदी होगी? सूकड़ी नदी होगी। उसके बाद अपने पास कौन सी हो जाएगी? जवाई नदी हो जाएगी। उसके बाद जवाई, और जवाई की एक नदी और है सहायक खारी। तो चौथी हो जाएगी जवाई, और जवाई की सहायक की खारी है। जवाई की सहायक की खारी नदी है। और उसके बाद अपने पास कौन सी नदी हो जाएगी? सागी। अंत में मिलने वाली कौन सी नदी है? सागी। पांचवी नदी हो जाएगी इसमें सागी। ये सबसे लास्ट में मिलती है। अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है तो ये लास्ट में जाकर के मिलती है सागी। और इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है कि इसका जो है लूणी नदी का जो है अपने पास उद्गम से लेकर के जो है अंत, वहां से क्या है कि जो नदियां मिलती है क्रम से, वो बताइए। तो ये वाले प्रश्न क्या है कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो इनको अपने को क्रम से याद रखना है कि सबसे पहले जोजड़ी मिली, फिर गुइया बांडी मिली, उसके बाद में सूकड़ी, फिर जुआई और फिर सागी। और ये तो होगी महत्वपूर्ण 5 नाम, तो उसमें मुख्य रूप से। और कुछ छोटी छोटी नदियां और है जो डायरेक्ट सीधी जाके अंतर्गत मिलती है। उसके अंतर्गत लीलड़ी, मीठड़ी और गुइया इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। लीलड़ी और मीठड़ी दो ही शामिल कर सकते हैं। 2 प्लस में और हो जाएगी लीलड़ी और मीठड़ी। तो टोटल नदियों के नाम अगर बात करें तो 5 तो ये बड़ी बड़ी होगी। एक गुइया 6 और एक खारी 7 और एक लीलड़ी 8 और मीठड़ी 9। तो ये 9 नाम अपने को याद है रखने हैं कि भी लूणी की सहायक नदियों में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं। तो 9 नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे और क्रम से भी रखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर बात करें तो इसके अंतर्गत लूणी नदी पर बांध कौन सा बनाया गया है? लूणी नदी पर सिर्फ एक ही बांध बनाया गया है। बांध लूणी पर सिर्फ एक ही बांध बनाया गया है और वो है जसवंत सागर। जसवंत सागर, जिसको पिचियाक बांध भी बोलते हैं। पिचियाक बांध। और ये कहां पड़ता है? जोधपुर में। कौन से जिले में? जोधपुर में। और पिचियाक बांध है वहां तक तो क्या है कि ये जो है लूणी नदी, इसकी चौड़ाई कम है
और पिच्याक बांध के बाद में इसकी चौड़ाई है वो पाट क्या हो जाता है, इसका चौड़ा हो जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें तो लूनी नदी के किनारे कौन कौन से कस्बे हैं, अपन सब महत्वपूर्ण लूनी नदी को तो 100% अपने को याद करना ही करना है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की ये मुख्य नदी है। और उसके बाद में कस्बे कौन कौन से हैं, लूनी किनारे, लूनी किनारे कस्बे कौन कौन से हैं, तो बालोतरा, बालोतरा, नाकोड़ा, गुढ़ामलानी, गुढ़ामलानी, ये मुख्य रूप से कस्बे है। और समदड़ी, समदड़ी और तिलवाड़ा, तिलवाड़ा एक वो भी स्थल है, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल भी है। समदड़ी, समदड़ी और तिलवाड़ा, तिलवाड़ा एक पुरातात्विक स्थल भी है और प्लस ये मल्लिनाथ जी का मेला भी इसी में लगता है, लोक देवता मल्लिनाथ जी। तो ये बालोतरा, नाकोड़ा, गुढ़ामलानी, समदड़ी और तिलवाड़ा इस लूनी नदी के किनारे मुख्य रूप से ये कस्बे है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब क्या है कि लूनी नदी है वो कुल जो अपवाद अंतर है राजस्थान का, उसका कितना प्रतिशत है, लूनी अपवा यानी राजस्थान का जो कुल 100% अपवाद अंतर है उसमें लूनी नदी कितना प्रतिशत भाग घेरती है, तो राजस्थान में ये 10.40% अपवाद अंतर किसका है, लूनी का अपवाद अंतर है। यानी पूरा राजस्थान का जो 100% अपवाद अंतर है उसमें 10.40% हिस्सा किसका है, लूनी नदी का है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक दूसरा फैक्ट है लूनी का जलग्रहण क्षेत्र कितना है, लूनी का जलग्रहण क्षेत्र, यानी जैसे मान लो ये है लूनी नदी और इसका जो आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है होता है। तो इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 34,250 किलोमीटर है, 34,250 वर्ग किलोमीटर है। तो लूनी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, 34,250 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के अंतर्गत सेकंड स्थान रखता है। और ये राजस्थान का पूरा जो जलग्रहण क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है, ये 34,250, ये 20 पॉइंट अपने पास है, 20.21% क्षेत्र इसके अंतर्गत है शामिल होता है। यानी पूरा जो राजस्थान का जलग्रहण क्षेत्र है उसके अंतर्गत लूनी का जो है जलग्रहण क्षेत्र वो 20.21% स्थान रखता है और 34,250 किलोमीटर है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर इस पे फैक्ट की बात करें तो ये मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है, राजस्थान के अंतर्गत है। तो ये सबसे लंबी नदी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, लूनी प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ा कहलाता है। जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, गोडवाड़ा कहलाता है। और एक स्थान है जालोर के अंतर्गत सांचौर, सांचौर में इसका प्रवाह क्षेत्र नेहड़ कहलाता है। पूरा जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, गोडवाड़ा कहलाता है। सांचौर में जो है लूनी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, नेहड़ कहलाता है। जालोर में जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, जालोर के अंतर्गत जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र है वो रेल या नाड़ा कहलाता है, रेल या नाड़ा कहलाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, रेल और नाड़ा कहलाता है। पूरा तो प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ा कहलाता है। सांचौर के अंतर्गत इसी को क्या कहते हैं, नेड़ कहते हैं। और जालोर में इसको रेल या नाड़ा कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। बालोतरा तक इसका जल क्या है कि मीठा है और बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो लूनी नदी से संबंधित जो तथ्य थे वो सारे इसके अंतर्गत है, अपन ने समेट लिए हैं। अब बात बचती है कि इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन सी है, कहां से निकलती है, किस स्थान पर आकर के लूनी नदी में मिलती है, कौन सा उसके अंतर्गत बांध बनाया गया है, ये वाली बात अपन अगले वीडियो के अंतर्गत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।